सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं आज का। मैं एक बार देख लेता हूँ लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है कि नहीं, फिर इसके बाद सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन में कुछ आजकल इशू आ रहे हैं, 2 दिन से आप सभी जानते होंगे। तो मैं ज़रा बस लाइव सेशन देख रहा हूँ कि नोटिफिकेशन भी शो नहीं कर रहा आज का। ठीक है, आज का स्टार्ट हो गया। बस मैं आवाज़ चेक करके सेशन को बढ़ा लेता हूँ। आज का जो पार्ट है हमारा अशोका को पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक देख लेते हैं आज का, जो सम्राट अशोक के ऊपर देखेंगे। और लास्ट का एक सेशन हुआ था, उसके बाद सेकंड सेशन है ये। और फिर मैं बोल रहा हूँ अगर एप्लीकेशन में कोई इशू आ रहे हैं तो आज का है। मैं आज लास्ट उन्होंने बोल रखा है क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई इशू आ रहे हैं तो कल तक मैं उसको पूरी कोशिश रहेगी कि रिजॉल्व कर लिया जाए। इसलिए मैं आज लाइव सेशन लेके आ रहा हूँ कि जो क्लासेस मिस हो रही है उसका हर्जाना ना हो और क्लासेस डेली चलती रहे। तो हिस्ट्री का हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं सम्राट अशोक के बारे में। बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप मौर्य पीरियड में चलते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट टाइम में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि किस किस तरीके से इनकी कहानी रही थी, क्या स्टोरी लाइन थी। तो इसी को आज समझ लेते हैं आज। ठीक है, मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ सेशन को। मैंने आपको क्या बताया था कि अशोक पोते थे किनके, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी। अब देखिए दोनों में अंतर है। जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, या कह सकते हैं जैन धर्म का काम करा था उन्होंने, प्रचार प्रसार करा था, अगर साउथ की आप बात करते हैं तो। और अगर आप देखेंगे पोते के बारे में बात करते हैं उनके, तो पोते क्या है, वो चले गए, ये जैन धर्म में थे, और अशोक जो इनके पोते थे वो चले गए बौद्ध धर्म में। तो ये अगर हम देखा जाए तो दोनों के बीच में ये चीज़ों का अंतर देखने को मिलता है। पर साम्राज्य के रूप में देखा जाए तो सम्राट अशोक, इनको इसलिए बोला गया, इनके अलग पद रखा गया क्योंकि इन्होंने भारत को एक बहुत बड़े पैमाने पर एक अलग रूप दे दिया था, बहुत बड़े पैमाने पर फैला दिया था भारत को। मैंने आपको पूरा इनका एरिया जो इन्होंने कैप्चर करा था उस सभी चीज़ को देखा था। गुड इवनिंग, आपका नाम मैं थोड़ा पढ़ नहीं पा रहा, अशाही, रियली अशाही नाम लिखा हुआ है ना। ठीक है, सेशन को पढ़ लेते हैं आज का। तो हम कहाँ पर बात कर रहे थे, हाँ, तो मैंने आपको टाइम पीरियड बता रखा है 268 से लेके 232 BC के अराउंड इनका समय काल रहता है इनका। और लास्ट मैंने आपको बताया था कि इनके जो रॉक एडिक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कहते हैं कि डेरियस प्रथम या दारा प्रथम हम हिंदी में कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले शिलालेखों में चीज़ों को लिखना शुरू करा। फिर उन्हीं से इंस्पायर होकर इन्होंने, अशोक ने लिखा, और सबसे ज़्यादा इन्होंने इसलिए लिखा और फेमस इसलिए इनको पिता कहा जाता है क्योंकि लिखा तो डेरियस प्रथम ने था, तो उनको कहा जाएगा कि शिलालेखों का पिता या जनक उनको कहा जा सकता है। पर उन्होंने बहुत छोटे पैमाने पर उसका प्रयोग करा, पर इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर करा, और उसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक रहा था जैन धर्म, बौद्ध धर्म के हिसाब से। तो उन सब चीज़ों को हमने बात करी थी कि टोटल अगर हम इनके रॉक एडिक्ट के बारे में बात करते हैं तो टोटल 10 थे। एक और बार रिकॉल कर लीजिए, पहले हमने क्या बात करी थी, पाकिस्तान के आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे मैंने बताया था एक शहबाजगढ़ी जो आपका पाकिस्तान में पड़ता है। फिर मैंने बोला था पाकिस्तान के एकदम जस्ट एक नेबरिंग कंट्री है जिसका नाम है अफगानिस्तान, उसका है कांधार। तो कांधार में किनका देखने को मिला था, ठीक है, और कंधार जगह ही है, उसको ये कह सकते हैं आप। और पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा मैंने आपको बताया था पाकिस्तान का ही एक जगह है, पाकिस्तान का तो नहीं कहेंगे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाएगा, जो आज के टाइम में पाकिस्तान ने अनाधिकृत तरीके से उसको, अवैध तरीके से उसको कैप्चर कर रखा है, उसका नाम है आपका मनसेरा। और फिर मैंने आपको बताया था गिरनार आपका गुजरात में है, सोपोर आपका सोपारा, सॉरी सोपोर कह रहा हूँ मैं आपको, महाराष्ट्र हो गया, सन्नति कर्नाटक में था। इसके अलावा मैंने खलसी बताया था। खलसी बहुत ज़रूरी है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ही ऐसी जगह उत्तराखंड में है ये, आप जानते हैं, और बहुत फेमस जगह है ये। और कई बार ये ऐसे विवादों में भी रहा था कि सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि इसका पतन होने लग गया था, क्योंकि लोग वहाँ आते नहीं थे, जाहिर सी बात है, तो वैसे भी देखने को मिलेगा। एक धौली था, हमने ओडिशा की बात करी थी, ओडिशा में 2 थे, एक तो धौली था एक का, और एक आपका था जोगड़ा, ठीक है, जिसको जाओगाडा पढ़ा जाता है, वो भी आपका ओडिशा में था। खलसी हो गया था, और एक था आपका आंध्र प्रदेश का, जिसको कहते हैं येरागुड्डी। तो इन सभी को ध्यान में रख सकते हैं, ऑप्शन में आ सकता है तो आप उसको एलिमिनेट करना आसानी से कर पाएंगे। शिलालेख हो गए जिनको कहा जाता है रॉक एडिक्ट, जिनके बारे में, शिला मतलब होती है पत्थर, उस पर लिखने वाली चीज़ों को मैंने आपको लास्ट सेशन में दिखाई भी थी फोटो।
सबसे ज़रूरी पॉइंट देखिए हमारे लिए क्या है, हमारे एग्जाम में आता है कि जो सम्राट अशोक थे, जो उन्होंने इन सब चीज़ों को पत्थरों पे क्या लिखा। देखिए पत्थरों में मैंने आपको बताया ना, इन्होंने उन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी कि आपको धर्म के तरफ मार्गदर्शित करना है। धर्म मतलब, धर्म मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब पशु बलि नहीं करनी, सच बोलना है, माता पिता का सम्मान करना है, ब्राह्मणों का सम्मान करना है, अहिंसा की तरफ रहना है, कभी लड़ाई झगड़े नहीं करने, नौकर जो होते हैं उनका अपमान नहीं करना, दास प्रथा को समाप्त की बात की गई, प्रेम आपको हर किसी के साथ रखना है, प्रेम भावना, कोई आपको कुछ उल्टा ही बोल रहा है तो उसके साथ कोशिश करिए कि पहले आप नॉर्मल तरीके से बात करिए। सभी चीज़ें इन्होंने इसमें लिखी थी जिसको धम्म बोला जा सकता है। आप ये भी कहेंगे कि मॉरल या एथिक्स वैल्यू उन्होंने उसको डिफाइन करा था उन शिलालेखों में या रोग एडिक्ट में। तो इसी तरीके से जो ये देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन सी लिपि इन्होंने इसमें, लिपि मतलब स्क्रिप्ट किस तरीके की इन्होंने यूज़ करी थी। जितेश कुमार कह रहे हैं, जितेश कुमार मीना, हेलो हेलो जितेश, सेशन की तरफ बढ़ते हैं ना। तो हमने क्या बात करी थी, हाँ, तो मैंने आपको क्या चीज़ें बताई थी कि हमारा जो स्क्रिप्ट पूछी जाती कौन सी की जाती थी। तो देखिए मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर दूं, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता था। गुड इवनिंग जितेश। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत डिटेल में समझा। क्योंकि कई जगह मैं जब पढ़ता था तो वहाँ पर देखने को मिलता था कि जो इन्होंने लिपि या स्क्रिप्ट को यूज़ करा था, कई जगह आपको देखने को मिलेगा प्राकृत, ठीक है, लिपि, सॉरी, ये तो आपकी भाषा हो जाती है। लिपि इन्होंने खरोष्टी आपने देखने को मिलेगी, खरोष्टी कई जगह आप पढ़ेंगे, कई जगह आप देखेंगे ब्राह्मी, कई जगह आप देखेंगे तो अरमाइक, जिसको आपने अरमाइक पढ़ा जाता है। ये सारी लिपि देखने को मिलती है कि इन्होंने, अशोक ने इस लिपि का प्रयोग करा अपनी बातों को प्रदर्शित करने के लिए। और कन्फ्यूजन ये रहती है कि अगर एग्जाम में तीनों में से कुछ भी आगे तो आप फंस जाएंगे, क्या होगा। तो इस चीज़ को समझेगा, ये मैं बहुत बेसिक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है और ये एग्जाम में आ रखा है एसएससी के लिए, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि अशोक जो थे, उन्होंने, मैंने आपको बताया, उनका एक एरिया जो कैप्चर किया गया था नेपाल देश में, हिसाब से बता रहा हूँ, भारत था, अफगानिस्तान था आपका, दूसरा अफगानिस्तान हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया वाला पार्ट, ये सारा इनके अंडर में आता था। तो देखिए अलग अलग जगहों में, जैसे हम भारत की बात करते हैं, ये भारत की उस तरीके से हम देख के चल रहे हैं, तो ये वाला पार्ट आप पाकिस्तान को ले लीजिए। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मैप के थ्रू, जल्दी नहीं कर रहा हूँ मैं, दोबारा से बना देता हूँ, थोड़ा सा बहुत बेकार ही लग रहा है ये, ऐसे समझ लेते वाला पार्ट है, ये पाकिस्तान वाला पार्ट हो जाता है, ये पाकिस्तान वाला पार्ट है, इसी के ऊपर हम अफगानिस्तान को जोड़ लेते हैं। और यही आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी बैठती है यहाँ पर थी। तो इस सब तरीके से देखेंगे, इन सभी जगह में अगर हम एक नॉर्मल तरीका देखा जाए, जो मैंने बोला है कि एक तो भारत में पूरे प्रॉपरली जो हमारी रॉक एडिक्ट देखने को मिले, शिलालेख देखने को मिलते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलता है जो इस वाली जगहों में था, और ये मैं बता चुका हूँ कि जो भी विदेशी आक्रमणकारी हुआ करते थे वो इस वाले एरिया में आते थे कैप्चर करने के लिए या युद्ध करने के लिए। अफगानिस्तान हो गया, ये वाले पार्ट से आते हुए। तो ज़्यादातर हमने बात करी थी कि यहाँ पर कौन कौन से लोग आए थे, उन्हीं तरीके से यहाँ पर क्लियर हो गया। जैसे ग्रीक लोग आए थे यहाँ पर आपके आक्रमणकारी के तौर पे, और जैसे आपके पर्शियन आए थे जिसको फारस कहा जाता है, आज के टाइम पे ईरान कहा जाता है। ये सारे लोग यहाँ पर आकर आक्रमण करते हैं और यहाँ पर अपना एक साम्राज्य बना देते हैं, जो मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार यहाँ पर नहीं था, पर जैसे ही सम्राट अशोक आते हैं तो उन्होंने इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया, जो इनके लोग हुआ करते थे। क्योंकि देखिए पर्शियन जो थे सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी के रूप में आए थे, तो उन्होंने अपना पूरा अधिकार कब्जा कर लिया था और यहाँ पर वो रहने लग गए थे, उनके लोग रहने लग गए थे। तो जब वो आ रहे इतने सालों से, करीबन 100 सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कोई अपना कल्चर यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि आज भी पौंडीचेरी में, या आप अगर बात करेंगे गोवा में, विदेशी कल्चर देखने को मिलता है अगर आप वहाँ जाएंगे तो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत लंबे समय तक पोर्चुगीज़ रहे थे। अगर आप बात करेंगे बहुत सारे टाइम तक वहाँ पर फ्रेंच रहे थे, फ्रेंच लोग रहे थे, तो कल्चर देखने को मिलता है। तो सेम कहानी यहाँ पर देखने को मिली। तो देखिए इनको जब सम्राट अशोक ने अपनी स्क्रिप्ट का यूज़ करना शुरू करा, लिपि यूज़ करनी लिखी, क्योंकि उनको किसी चीज़ को, हमें भाषा क्या चीज़ है, भाषा मतलब है किसी आदमी को अपनी भाषा को अपने लेमिंग लैंग्वेज में समझाना, आसान भाषा में किसी को आदान प्रदान करना विचारों को। अब इन्होंने क्या करा, ये शिलालेख की स्टार्टिंग इन्होंने करी कि चलिए मैं इसको लिखूंगा जैसे डेरिस प्रथम ने लिखा था। नॉर्थ इंडिया में कोई इशू नहीं आया। नॉर्थ इंडिया में इन्होंने एक जो स्क्रिप्ट, या आप कह सकते हैं लिपि का यूज़ करा, उसका नाम था ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि, ऐसे लिखेंगे इसको हिंदी में, ब्राह्मी लिपि। इस लिपि का इन्होंने बहुत अच्छे से प्रयोग करा। आप ज़्यादातर देखेंगे, जितनी भी जगह देखेंगे, तो सभी में एक तरीके से भारत की जो शिलालेख पाई गई हैं, उन सभी में एक ही तरीके की आपको स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी, या आप कह सकते हो उसको ब्राह्मी लिपि कहा गया।
क्यों? क्योंकि जितना भी भारत का इधर वाला हिस्सा था जहाँ पर इनका डायरेक्टली कंट्रोल था, वहाँ पर यहाँ पर जो लोग थे वो इसी तरीके के थे जो इस भाषा को समझते थे। पर कहानी दिक्कत यहाँ पे थी क्योंकि पर्शियन कल्चर यहाँ पर बहुत अच्छे से फंसा हुआ था और आपके ग्रीक लोग यहाँ पर आके, मैंने बताया था बहुत लंबी कहानी की, आक्रमण करे थे। तो इस भाषा को यहाँ जैसे इन्होंने शिलालेख रखे तो लोगों ने समझा ही नहीं काफ़ी दिन तक, ऐसे उन्होंने सोचा क्या लिख के भेज दिया। तब इसमें सम्राट अशोक को समझ में आया कि ये गलत है मेरा पॉइंट, कि मुझे भाषा पहुँचानी है तो मुझे उनकी भाषा में ही उनके साथ वार्तालाप करना पड़ेगा। ब्राह्मी लिपि में वहाँ पे लिख के दे रहा हूँ तो कुछ फ़ायदा नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे पाकिस्तान में उर्दू भाषा आती है, तो आप उर्दू भाषा वहाँ पर जो मुस्लिम है वो अलग पॉइंट है, पर अगर हम हिंदू हैं जैसे हम बात कर रहे हैं, तो हमारे को तो हमने उर्दू कभी सीखी नहीं है, तो हमको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, उर्दू भाषा में कुछ समझ में नहीं आता है। सेम वही कहानी, अगर आप इसी तरीके से इन्होंने ये भाषा लेकर गए तो वहाँ पर उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखी है। तब इन्होंने बोला कि देखिए जिस भाषा में हमको लिखना पड़ेगा उनकी उसी भाषा में लिखना हमारे लिए ज़रूरी है। इसी तरीके से इन्होंने मानेसर, जो मैंने आपको बताया था, सॉरी मनसेरा, इसको इरेज कर देता हूँ। कौन कौन सी मैंने स्क्रिप्ट बताई थी जगह जो रॉक एडिक्ट देखने को मिला, एक था मनसेरा और दूसरा था शहबाजगढ़ी, ये दोनों पाकिस्तान में थे। तो इन्होंने इस जगह में यहाँ के लोग जो हुआ करते थे वो ज़्यादातर खरोष्टी लिपि को जानते थे। खरोष्टी, ये आपने कई बार सुना होगा, खरोष्टी लिपि। मैं बहुत कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी पॉइंट क्लियर ना हो। खरोष्टी को ऐसे लिखेंगे, खरोष्टी, इस स्क्रिप्ट या लिपि का इन्होंने प्रयोग करा, खरोष्टी लिपि का। तो आपके एग्जाम में आ सकता है, इतना डिटेल में आने की संभावना थोड़ी कम है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी पॉइंट छूटे ना। अगर एग्जाम में आता है कि बताइए जो मनसेरा जगह थी आपकी या शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम पे, वहाँ पर सम्राट अशोक की जो रॉक एडिक्ट है या शिलालेख है उनमें किस तरीके की लिपि का प्रयोग किया गया है, तो आप याद रखेंगे खरोष्टी लिपि का, स्पेसिफिक इन जगह के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं समझते थे। सेम वही बात है, अब कांधार थोड़ा और ऊपर पड़ जाता है पाकिस्तान के ऊपर, कांधार वाला पार्ट जो आपके अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रीक कल्चर आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो था भारत का एक हिस्सा माना जाता था। इनफैक्ट अगर आप बात करेंगे अफगानिस्तान में, एक पुराने हम अगर आदिकाल की बात करते हो, भारत का हिस्सा था, पर फिर भी अफगानिस्तान में विदेशी आक्रमण कर बहुत लंबे समय तक रहा, क्योंकि एक अच्छी जगह थी और बहुत लंबे समय तक रहे। पाकिस्तान में ऐसा होता था, जो पाकिस्तान वाला इलाका आज के टाइम पे आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे बड़े बड़े शासक रहे थे तो उन्होंने भगा दिया था और अपना एरिया कैप्चर कर लिया था, पर अफगानिस्तान तक नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत ऐसी जगह है, बहुत हाई, अगर आप देखेंगे एल्टीट्यूड जगह है, बहुत मतलब लोग रह नहीं कर पाते, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसा आप जानते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है अफगानिस्तान को। इसलिए अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर एक ग्रीक कल्चर आज भी था। ग्रीक लोग यहाँ पर बसे हुए थे, क्योंकि जब सम्राट अशोक थे तो यहाँ पर फिर भी इनका इतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं था अफगानिस्तान में, पर हाँ कंट्रोल था काफ़ी हद तक। तो ग्रीक कल्चर था, तो इन्होंने यहाँ पर कांधार में ग्रीक स्क्रिप्ट को या ग्रीक भाषा को यूज़ करा। और अगर आप बात करेंगे कि स्क्रिप्ट कौन सी थी, तो उसमें लिखा था इन्होंने अरमाइक, इसको अरमाइक लिखा जाता है या अरामिक पढ़ा जाता है कई जगह, वैसे अरमाइक बोलते हैं हिंदी में, अरमाइक, ऐसे अरमाइक, ये वाली इन्होंने लिपि का प्रयोग करा। फिर मैं दोबारा क्लियर कर दूं, ये था आपका, भाषा अलग हो जाती है और लिपि अलग हो जाती है, दोनों में क्लियर रखना है। अगर मैं बात करता हूँ मनसेरा और आपके शहबाजगढ़ी में, तो यहाँ पर इन्होंने खरोष्टी लिपि का प्रयोग करा और भाषा थी प्राकृत, और प्राकृत भाषा ही आपको ज़्यादातर प्रयोग देखने को मिलेगा किसका, सम्राट अशोक के द्वारा जो भाषा का प्रयोग करते थे वो प्राकृत भाषा थी। अगर आप कांधार में चले जाते हो तो अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया और ग्रीक भाषा का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर, राइट। और बाकी अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बाकी और जो जगह थी भारत में आप देखेंगे प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया गया इनके द्वारा हर जगह। तो एग्जाम में आता है कौन सी भाषा थी, प्राकृत भाषा। दूसरी बात, लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी। और हमारे एग्जाम में आज तक यही देखने को मिला है कि एग्जाम में आता है कि कौन सी लिपि का प्रयोग करा उन्होंने अपने शिलालेख में, सम्राट अशोक ने, तो उन्होंने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करा था, ये ध्यान रखना आपको, इसलिए हम इजिली लगा देते हैं। पर एरिया वाइज अगर चाहे जाए तो आपके सम्राट अशोक एक तरीके से नहीं चलते थे, वो एरिया टू एरिया वाइज अगर मैं बताऊं आपको, जैसे इन्होंने इस लंबे एरिया को कैप्चर कर रखा था तो वहाँ पर उन्हीं भाषा का प्रयोग करते थे। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि शहबाजगढ़ी या मनसेरा या आपके कांधार में कौन सी लिपि का या भाषा का प्रयोग किया जाता था, आप इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं। इसलिए बहुत डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश करी। ज़्यादातर हम ऊपर से पढ़ के चले जाते ब्राह्मी लिपि, तो ऐसा नहीं है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग बहुत लंबे या बहुत वास्ट तरीके से करा था। पूजा चौधरी, गुड इवनिंग पूजा चौधरी। स्टार्ट कर रहे हैं हम सेशन को ना, तो देखते रहें। और सेशन में कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मैसेज कर दें बीच में, उसी में लाइव सेशन में मैं उसको क्लियर करके समझूंगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो कहाँ तक हमने देख लिया था, अभी दिमाग से निकल गया। हाँ, वो चीज़ें समझ ली जो जो लिपि इन्होंने यूज़ करी थी।
तो ये हमारी लिपि का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पहला पॉइंट मैंने बताया, जो रॉक एडिक्ट देखने को मिलते हैं वो थे आपके 10 जो जगह मैंने आपको बताई जगह। और दूसरी बात, जो लिपि का प्रयोग किया गया, भाषा का प्रयोग किया गया, वो भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब बात करते हैं इसके बारे में जो सबसे ज़रूरी है। हमने बात करी रॉक एडिक्ट के बारे में या शिलालेख के बारे में। आप जानते हैं मेजरली 13 शिलालेख के बारे में हमारे एग्जाम में कई बार आता है। 13 की 13 आपको याद रखने की खास ज़रूरत है नहीं, जो मेजर है मैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात हम बात करते हैं पहले शिलालेख के बारे में कि अब पहले रॉक एडिक्ट में इन्होंने क्या करा। अब इसको कई लोग रट्टा मारते, पर मैंने जिस तरीके से करा था मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा। एनिमल जो सेक्रीफाइस था, या आप कहेंगे पशु बलि, इसको इन्होंने सबसे पहले क्रिटिसाइज करा, सबसे पहले इसकी आलोचना करी। आलोचना मतलब ये भी बोला कि आप इसको ना करें प्रयोग, प्रैक्टिस ना करें। गौतम कह रहे सर वीडियो कभी कभी रुक जाता है। अच्छा ऐसा है तो फिर आप एक बार फिर हाँ, हो सकता है कुछ सर्वर इशू हो रहा हो, क्योंकि वाईफाई के कनेक्शन तो ठीक दिख रहा है मुझे भी, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। फिर भी कोई इशू होगा तो आप डाउट सेशन में डाल दे करें कि ये वीडियो लेक्चर नहीं चल रहा है प्रॉपरली, तो मैं इसको साथ में रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ लाइव सेशन के साथ। अगर कोई इशू आता है तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मैं अपलोड कर देता हूँ। तो अगर इशू आएगा तो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, तुरंत बिना सोचे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको ईजिली आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दे दूँगा, ठीक है। पर मेरा कोशिश रहता है कि लाइव सेशन ले रहे हैं तो आपके जो क्वेश्चन रहेंगे मैं यहाँ पर आपको समझाता रहूँगा। और सम्राट अशोक का जो टॉपिक है बहुत ज़रूरी है, हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मौर्य काल के बारे में। अच्छा, पहला हमने बात करी पहले शिलालेख के बारे में। तो पहला शिलालेख में इन्होंने पशु बलि के बारे में बात करी, और मैंने आपको बोला है कि बौद्ध धर्म में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, या कह सकते हैं बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। ये ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म अपनाया नहीं था, शिक्षा ली थी, और आप कह सकते हैं कि जुड़ गए थे उसके साथ, पर हर धर्म का रेस्पेक्ट करते थे। वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये चीज़ हमको समझने में मिलती है। पहली बात, पशु बलि की इन्होंने निंदा करी थी। तो आप जब जाएंगे बौद्ध धर्म में, सबसे पहले पशु बलि को निंदा करते हैं, चाहे जैन धर्म में चले जाइए चाहे आप बौद्ध धर्म में चले जाइए। इनफैक्ट हिंदू धर्म में भी की जाती है पशु बलि की निंदा। पर आप अगर बहुत स्ट्रिक्ट की बात करते हैं, बौद्ध धर्म अगर जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं कि पशु को किसी भी तरीके से हार्म नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे पहले इन्होंने इसी चीज़ में शिलालेख में करा, और ये एसएससी के CHSL के 2017 के पेपर में आया था कि कौन से शिलालेख या कौन से रॉक एडिक्ट में इन्होंने इस चीज़ के बारे में व्याख्या करी थी। तो ये ध्यान हमको रखना है, ठीक है। एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में इन्होंने बोला कि नहीं करना चाहिए, और एनिमल सेक्रीफाइस तो छोड़ दीजिए, इन्होंने बोला कि अगर आप एग्रीकल्चर में पशु के साथ अन्याय करके, जैसे आप देखते होंगे कई बार रेत वगैरह के लिए कई लोग यूज़ करते हैं, खच्चर को यूज़ करते हैं, गधे जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं और मारते हैं बेमतलब में चाबुक से, तो उनको बहुत ज़्यादा इन्होंने बोला कि ये चीज़ें ना करें, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था। तो यही नहीं कि आप जानवरों को मार रहे हैं उसी के लिए बारे में इन्होंने बोला किसी भी जानवर के साथ, चाहे आप एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हो, उसको एक इंसान के तरीके से ट्रीट करें। पहला इन्होंने शिलालेख में इसमें व्याख्या करी, ये पहला क्लियर हो गया होगा। बहुत डिटेल में उन्हें समझा रहा हूँ कि आपको एक भी पॉइंट छूटे ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। दूसरा बहुत ज़रूरी है, पर ये हमारे एसएससी के लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो आया है पर फिर भी ध्यान में रखना है। दूसरे में इन्होंने अपने नेबर स्टेट के बारे में बताया, नेबरिंग स्टेट के बारे में। ये नेबरिंग स्टेट को बहुत ज़्यादा एक प्रेम करके चलते थे, ऐसा समझ लीजिए अपने बच्चे के तरीके से मानते थे। और शिलालेखों को मैंने बहुत डिटेल में समझा, इनकी मैं पढ़ रहा था क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट भी है मुझे, तो वो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। पर नेबरिंग स्टेट के बारे में जो इनके थे आसपास के, जैसे मैंने बताया तमिलनाडु के चोल वगैरह में हो गए, इन्होंने केरला के भी जो इनके कुछ आसपास के थे, जैसे ये सत्यपुत्र कहा जाता था, केरला पुत्र कहा जाता था, चोल्स कहा जाता था, पांड्यस कहा जाता था, उन सभी को बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे और अपने आप को पिता के समान समझते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा एम्पायर सम्राट अशोक के पास था। तो इन्होंने उनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है दूसरा शिलालेख में, तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन हालांकि एसएससी में आज तक नहीं देखा गया, पर आने की पूरी संभावना है। इसके बाद है तीसरा, मैंने बताया कि इन्होंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ को डिफाइन करा, वो था आपका ब्राह्मीण जो आपकी कास्ट है, ब्राह्मण जो हमारे हैं, जो ब्राह्मण कहे जाते हैं, उनका बहुत सम्मान करा। और इन्होंने बोला कि ब्राह्मण को सम्मान करना चाहिए। अब इसके रीज़न इन्होंने दिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस टाइम के बीच में जैसे बौद्ध धर्म का उत्थान होता है, आपका जैन धर्म का होता है, वो अपोजिट रिएक्शन था ब्राह्मणिज्म का, क्योंकि ब्राह्मणिज्म बहुत ज़्यादा फैल गया था और वो एक तरीके से सुपरमेसी मानी जाती थी उस चीज़ को लेकर कई बार। तो एक मिनट, ये सेशन रुक रखा है क्या? एक मिनट ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ। स्टेट के बारे में बताया, अच्छा ठीक है, सेशन थोड़ा सा रुक के चल रहा है, मैं आगे चल रहा हूँ और सेशन थोड़ा रुक के चल रहा है। कोई नहीं, फिर भी बाद में अगर कोई इशू आएगा तो आप बोल दीजिएगा, मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छा, ब्राह्मणिज्म जो था इसको ही लेकर ये इशू आता है, और फिर इन्होंने ये चीज़ देखने को मिली कि आए और इन्होंने बोला देखिए ब्राह्मणिज्म कोई
किसी ने आप ब्राह्मण ने आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करे हैं, तो ये भी आप बिल्कुल ना कहें कि ब्राह्मणिज्म गलत है। ब्राह्मण का आपको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण एक ज्ञानी आदमी है और वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की तरफ रुझान रहता है उनका, वो हमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, तो हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में बहुत अजीब सी चीज़ देखी जाती है कि अगर आप बौद्ध धर्म को देखेंगे तो अपोजिट था ब्राह्मणिज्म का, क्योंकि वो उदय उसका इसलिए हुआ क्योंकि ब्राह्मणिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ब्राह्मणवाद ज़्यादा बढ़ गया था। पर इन्होंने बोला ब्राह्मण का सम्मान करें। इनफैक्ट जब दरबार में बैठते थे तो एक स्पेशल अपने दरबार में ये रखते थे, अपने दरबारी में पंडितों को, और बहुत रेस्पेक्ट करते थे, और इसी चीज़ों को इन्होंने अपने कई शिलालेखों में लिखा है। तो कहने का मतलब इनका एक धर्म का एक बहुत बड़ा अंग ब्राह्मणिज्म था, या ब्राह्मणों का सम्मान करना, ये सब चीज़ें लिखी थी। इन्होंने बाद में एक चीज़ और लिखी इसी में, एक और इसी पॉइंट के अंदर इन्होंने बोला कि देखिए सभी को धर्म की पॉलिसी को अपनाना चाहिए। धर्म की पॉलिसी जैसे ये तो नहीं बोलेंगे कि मैंडेटरी तो नहीं रखा इन्होंने कि ज़रूरी है, अनिवार्य है, ये करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं रखा, पर इन्होंने बोला कि ज़्यादातर करना ही चाहिए। और इसके लिए इन्होंने स्पेशली अपने अधिकारी लगा रखे थे, नियुक्त कर रखे थे इस काम के लिए, क्योंकि कोई युद्ध वाली स्थिति रहती नहीं थी, तो इन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि हम अधिकारी रखेंगे। और कोई धर्म की पॉलिसी को नहीं मान रहा तो जाहिर सी बात है कि धमकाना तो है नहीं किसी को, क्योंकि शुरुआत तो रही थी। इन्होंने बोला कि हम उनको प्यार से समझाएंगे कि आप करें, और ये अच्छा काम है, कोई सोशल वेलफेयर में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। तो धर्म की पॉलिसी को इन्होंने इसी में लागू करा था, और अधिकारी इन्होंने इसमें नियुक्त करे थे। ये भी ध्यान रख सकते हैं तीसरे पॉइंट के अंदर, जो तीसरे शिलालेख में देखने को मिलता है। 4 नंबर का पॉइंट जो आता है हमारा, वो है हमारा जो बहुत ज़रूरी, जिसको कहते हैं था इनमें धर्म को अपनाना। धर्म को अपनाना, ये ध्यान रखना है, धर्म को अपनाने के लिए अपने अधिकारी नियुक्त करे, वो था तीसरे शिलालेख में। और ये था आपका धर्म की पॉलिसी को अपनाना या धर्म की नीति को अपनाना, किसके बजाय, वॉर के अगेंस्ट। और ये चीज़ इन्होंने बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया इस चीज़ को लेके कि आप वॉर को बिल्कुल ना अपनाएं, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि मेरे सामने इतना बड़ा साम्राज्य है, अब मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि कल मेरे सामने कोई आता और वो मेरे सामने आत्मसमर्पण कर देता है मेरी शक्ति को देख के, तो मैं इजीली उसको उसका साम्राज्य दे दूंगा। मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने चीज़ों को देखा है, मैंने अपने भाइयों को मार दिया, इसका इनको बहुत ज़्यादा शौक रहा, बाद में इन्होंने बहुत ज़्यादा पश्चाताप करा। और यही नहीं कि ये शौक कर रहे थे, इन्होंने बहुत चीज़ों को दान भी दी, लोगों को ज़मीनें, जो परेशान होते थे उनको बहुत ज़्यादा इन्होंने सम्मान दिया। इसलिए सम्राट अशोक को एक अच्छा बाद में एम्पायर माना गया। पहले की हालांकि अगर देखा जाए तो बहुत क्रूर ना शासक के रूप में देखा गया था, पर बाद में इन्होंने अपनी नीतियों को बदला। तो ये क्वेश्चन कई बार आया आपके एसएससी में कि बताइए धर्म की नीति को अपनाने के लिए इन्होंने कौन सा शिलालेख में बोला, तो 4 नंबर का था वो, ये हमें ध्यान में रखना है, 4 नंबर का। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, और ये आपने कई बार सुना होगा, जैसे मैंने आपको पीडीएफ में भी दिया था कि इन्होंने क्या करा था, यहाँ लिखा था भेरी घोष। ये एक मेरे से किसी ने पूछा था भेरी घोष क्या होता है। ये आप इसको इस भाषा में नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि युद्ध, क्या लिख रहे हैं पूजा चौधरी सर, वीडियो रुक जा रहा है, प्लीज़ रिकॉर्डेड वीडियो में डाल दीजिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। पर अभी अगर आप लाइव जुड़े हो तो देखते रहें सेशन को, अगर कुछ इश्यू ज़्यादा आ रहा है तो फिर छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। बाकी मैं क्लास को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि अब रिकॉर्डेड भी हो रही है। वहाँ से भी अगर हम देखते हैं कि लाइव सेशन जब हम लेते हैं तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी चली जाती है, तो उसके लिए निश्चिंत रहा करें। मैं भेरी घोष की बात कर रहा था, उसमें लिखा है कि भेरी घोष को छोड़ के आपको धर्म को अपनाना है। तो भेरी घोष आप एक नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं वॉर को, उसका इन्होंने विरोध करा कि अब वॉर नहीं करना, हमको युद्ध की बजाय धर्म का प्रयोग करना है। और धर्म मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा देता है, ये 4थे शिलालेख में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है 5वें नंबर का शिलालेख। 5वें शिलालेख में इन्होंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करा कि जो भी हैं, सभी जो धर्म हैं, सभी धर्म कह रहा हूँ मैं, सभी जो लोग हैं वो उनकी संतान हैं सम्राट अशोक की। और ये मैंने आपको नेबरिंग कंट्री के नेबरिंग स्टेट के रूप में बताया था, जो दूसरे शिलालेख में लिखा था। तो यही आपको रिलेट करके आना चाहिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको दिमाग में रखना है कि 5वें शिलालेख में क्या लिखा था और दूसरे शिलालेख में क्या लिखा था। तो 5वें और दूसरे का रिलेशन आपस में देखने को मिलता है। इन्होंने बोला कि ये सारी जो इनकी जनता है वो सारी इनके संतान के सम्मान है। राज अधिकारी कह रहे सर वीडियो ओपन नहीं रहा है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है राज अधिकारी, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, 1-2 दिन थोड़ा सा डिले हो गया होगा, आप उसको कॉपरेट करें, कुछ इशू आ रहा है एप्लीकेशन में, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है। 1-2 दिन आप प्लीज़ उसको वेट करें, मैंने बात करी है एप्लीकेशन टीम से, वो जल्दी इसको रिजॉल्व करके आपको प्रॉपरली ठीक करके दे देंगे। ठीक है, तो निश्चिंत रहा इसके लिए। वो पीछे से इशू है, मैं उनको भी कई बार बोल चुका हूँ, कह रहे कि कुछ और इशू है, मैं भी नहीं समझ पा रहा था क्या बोल रहे हैं, वो टेक्निकली कुछ भाषा में बात कर रहे थे, पर फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि आज आप थोड़ा वेट करें, कल परसों में आपका जरूर शुरू हो जाएगा सेशन, तो इसको लेकर निश्चिंत रहे, ज़्यादा दिक्कतें लेने की ज़रूरत है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं 5वां, जो हमने बात करी संतान के रूप में। इन्होंने बोला कि संतान हम मानेंगे,
मेरी संतान है, जो मेरी प्रजा है, तो ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आ सकता है, इतना जाने आने की संभावना कम है, पर फिर भी ध्यान रखें। छठे नंबर की हम बात कर लेते हैं। छठा शिलालेख ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम 7वें नंबर पर चलते हैं। जो ज़्यादा नहीं है उसको मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। 7वें नंबर का इन्होंने इसमें लिखा कि सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि सभी आपस में प्रेम भावना में रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सद्भाव रखें आपने। सबसे ज़रूरी पॉइंट इन्होंने बोला कि सभी धर्मों का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इन्होंने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू अलग हो गए, ब्राह्मणिज्म हो गया, आप उसमें जैन धर्म देख रहे हैं, बौद्ध धर्म देख रहे हैं। इन्होंने बोला कि पहले हमारा धर्म एक मानवता के प्रति होना चाहिए। और देखिए, अगर आप बौद्ध धर्म को देखेंगे तो बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म में एक रेस्पेक्ट देखा जाता है कि एक दूसरे का रेस्पेक्ट किस तरीके से किया जाता है, ये चीज़ को लेके। स्वराज अधिकारी कह रहे हैं ओके सर, थैंक यू, वेलकम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट जो हम बात कर रहे थे इस चीज़ को लेके। तो सबसे ज़रूरी ये क्वेश्चन आपके एसएससी में शायद एक बार आया है, और ये भी रिसेंट के किसी एग्जाम में आया था कि जो रेस्पेक्ट लेके जो कहते हैं कि सभी धर्मों के रेस्पेक्ट के बारे में या उनको बराबरी के अधिकार को लेकर बोला था, वो कौन से शिलालेख में लिखा था? 7वें नंबर का शिलालेख था। इसके बाद हम बात करते हैं, और आपसी सद्भाव भी इसमें लिखा था, पर ज़रूरी पॉइंट है सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करें, इन्होंने इस चीज़ को व्याख्या करी। अब 8वें नंबर का शिलालेख जो आता है वो आपका बहुत ज़रूरी है। वैसे ऐसा तो ये माना जाता है कि पूछा आता है कि शिलालेख में तीर्थ यात्रा के बारे में कहाँ देखने को मिलता है। ये एसएससी में नहीं आया था, ये आपके बीपीएससी के एग्जाम में आया था। और अभी रिसेंट में किसी ने मुझे डाउट सेशन में क्वेश्चन डाला था कि ये अभी सेशन हुआ नहीं, पर आप बता दीजिए, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था बीपीएससी के प्री के एग्जाम में, कि कौन सा शिलालेख में तीर्थ यात्रा के बारे में व्याख्या की गई थी अशोक के द्वारा। तो 8वां शिलालेख था, ठीक है। और शिलालेख जो 8वां था उसमें एक चीज़ ही नहीं लिखी, तीर्थ यात्रा मतलब क्या है। उन्होंने तीर्थ यात्रा वर्ड ज़्यादा मेंशन नहीं करा, उन्होंने लिखा है धम्म यात्रा। आप जहाँ भी देखेंगे धम धम लिखा हुआ है, धम्म यात्रा। धम्म यात्रा मतलब जैसे कि इस चीज़ को लेके आगे आगे एक्सप्लेन करना, धम्म को आगे आगे तक फैलाना। और इस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी यात्रा को भी बताया कि मैंने भी यात्रा करी थी, और इस चीज़ के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन में लिखा था कि मैं खुद बोध गया गया, और मैंने बोध गया आपका बिहार में, वहाँ पर मैंने लोगों को धम्म के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए बोला कि कैसे धम्म को आपको अपनाना है, कैसे अच्छे काम करने। तो ये चीज़ उन्होंने अपनी यात्रा को भी इसमें एक्सप्लेन करा था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि धम्म के प्रति अशोक की जो यात्रा थी वो कौन से अभिलेख में उन्होंने उसकी व्याख्या करी है, तो वो है 8वें नंबर का शिलालेख, ठीक है। 8 हो गए। 8 के अलावा अब एक ज़रूरी है, वो है 13, जिसमें लिखते हैं कलिंग वॉर के बारे में। और यहीं पर इन्होंने कलिंग वॉर को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करा था कि उनको क्या क्या अनुभूति हुई, बाद में उन्होंने क्यों एक बौद्ध धर्म के प्रति उनका रवैया बदल गया कि मुझे रहना चाहिए। और यही कलिंग वॉर के बारे में एग्जाम में हज़ारों बार आ चुका है कि बताइए कौन से इसमें देखने को मिलता है, तो वो आपके 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। एक चीज़ और ज़रूरी पॉइंट है, ये जो शिलालेख है इसको आप डेसिफर नहीं कर सकते। अब अगर आप नॉर्मल, मैं ही आपको बोलता हूँ आप पढ़िए उसको, उस पत्थर में जो लिखा है आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। तो जाहिर सी बात है उसको डेसिफर करना है, उसको अनुवाद करना है, उसका समझना है उसको। जैसे आज तक हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसका प्रयोग हम समझ नहीं पाए कि किस तरीके का है, पर इसको हम डेसिफर कर पाए। और उसमें ही उसको करने वाले, जो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले जिसने इसको डेसिफर करा या रूपांतरण या अनुवाद कह सकते हैं, उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, ऐसे लिखेंगे जेम्स प्रिंसेप। ये व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी शिलालेखों का या अभिलेखों को उनका अनुवाद करा। और ये क्वेश्चन एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है 3-4 बार। सो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना मान ले। अब देखिए ये ज़रूरी पॉइंट है कि ये भी क्वेश्चन आता है कि, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख रहा था मैं, कुछ एप्लीकेशन की टीम से ही आया है कोई मैसेज, उसको बाद में पढ़ के मैं आपको देखूंगा। आगे बात कर लेते हैं सेशन कंप्लीट करके। हाँ, जेम्स प्रिंसेप जो है हमारे, उनके द्वारा ये चीज़ तो देखने को मिली है। पर आप देखेंगे सम्राट अशोक के बारे में हम कैसे बोल सकते हैं कि ये जो शिलालेख है अलग अलग जगहों में ये एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, और ये कौन व्यक्ति है जो सम्राट अशोक है, हम उनको मेंशन करके चल रहे हैं। क्योंकि कहीं भी आप देखेंगे तो अशोक को उन्होंने एक ही शिलालेख में या एक ही जगह उन्होंने मेंशन करा था, बाकी और जगहों में उन्होंने बताया नहीं कि मैं अशोक हूँ। उन्होंने अपने आप को जिस नाम से प्रदर्शित करा था वो नाम था देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय, पहला नाम तो ये हो जाता है। दूसरा नाम है प्रियदर्शी, दूसरा नाम क्या है? प्रियदर्शी। तो इन दोनों नामों को याद रखना। और ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन सा जो है आपका क्या नाम है, किस नाम से अशोक अपने आप को शिलालेखों में या रोक एडिक्ट में अपने आप को मेंशन करते हैं, वो है देवनाम प्रिय। और एक शिलालेख में इन्होंने लिख दिया कि अशोक ही है वो। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है कि इन्होंने इस चीज़ को लिखा है देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी? वो था मस्की,
मस्की शिलालेख। और ये मस्की जो शिलालेख है, ये जो आपका मस्की रॉक एडिक्ट है, ये आपका कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटका में। आपको ये लोग बोलते हैं आंध्र प्रदेश, तो ऐसा नहीं है, कर्नाटका आपको ध्यान में रखना है, कर्नाटका में है ये। मस्की एग्जाम में एसएससी के आ चुका है ये, और यहीं पर इन्होंने इस नाम को मेंशन करा है। पर ये जो शिलालेख है या रॉक एडिक्ट है, मैंने वहाँ पर नहीं बताया था आपको, क्योंकि ये माइनर है। मैंने मेजर की बात करी थी, जो मेजर थे वो आपके 10 थे, माइनर आपके बहुत सारे हैं, छोटे छोटे, जो छोटे छोटे शिलालेखों में लिखा है। आप नहीं तो ज़रूर व्लॉग देखें, अशोक, जो सम्राट अशोक के व्लॉग्स हैं, मतलब सॉरी, उनके जो शिलालेखों के व्लॉग्स आते हैं। आप आज के टाइम पे तो इतना थोड़ा टाइम हम जो रील्स वगैरह में देखते हैं, वहाँ पर थोड़ा इन्वेस्ट करें, आपको कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर होंगे कि क्या क्या तरीके से। मैं तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ता हूँ, इंटरेस्ट भी है हिस्ट्री को पढ़ने में, तो थोड़ा बहुत आप नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है तो थोड़ा इसको ध्यान में देख सकते हैं कि क्या है तरीके से। तो माइनर जो था ये मस्की, ये कर्नाटका में, और यहीं पर देवनाम प्रे या प्रियदर्शी अपने आप को मेंशन करते हैं। तो ये चीज़ हमारे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा अच्छा, मस्की को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ये भी लिख देता हूँ मैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं इसमें और कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। मस्की हो गया। इसके अलावा अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, पिलर एडिक्ट। ऐसे तो है कि चलिए आपका रॉक एडिक्ट हो गया, जो पत्थर है, पत्थर को इतने बड़े शिलालेख को लिख लिया, वहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दिया पत्थर पे, तो ये तो आपको हो जाता था, कैसे भी शेप का होता था। अब इन्होंने बोला कि पिलर भी होना चाहिए, पिलर। अब पिलर में जो होगा, इन्होंने इसमें कहा कि इसमें भी हम लिखेंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे, वो भी चीज़ इन्होंने मेंशन करी कि जैसे हम एक ही तरीके के, हमारे ये ना हो कि हम एक ही रूपांतरण तरीके के चल रहे, कि एक ही पत्थरों पे लिखना स्टार्ट कर दिया, कोई अगर पिलर दिख रहा है उसमें भी लिखना शुरू कर दीजिए। तो इन्होंने मेजर पिलर बनाए थे, जो हम वैसे देखें तो छोटे छोटे पिलर भी देखने को मिलते हैं, पर मेजरली मैं आपको बात करूँ तो उनमें आपका एक लगभग, अगर हम बात करते हैं मेजर जो आपके पिलर एडिक्ट थे, वो टोटल नंबर है 10। अगर आपसे बोला जाएगा मेजर रॉक एडिक्ट कितने हैं, रॉक एडिक्ट ये है आपके 10, और मेजर पिलर वाली बात करते हैं, इसको स्तंभ कहा जाता है हिंदी में, ये है आपके टोटल 6। इनमें से आपको मेजरली हम बात करते हैं, पहला हमारा मेरठ, एक है मेरठ, एक मेरठ हो जाता है, जो एक इलाहाबाद का भी हो जाता है, और एक है हमारा 4 और 5, मैं पहले नंबर वाइज डाल देता हूँ, जो दो नंबर वाइज आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वैसे बहुत कम आते हैं पिलर एडिक्ट के बारे में। एक है सबसे पहली बात, जो टोटल 6 हैं, जिनमें से एक तो हरियाणा के जो टोपरा है, कई बार आपने सुना होगा कि टोपरा से उठा के उसको दिल्ली में लाया गया था, तो टोपरा जगह से दिल्ली में लाया गया वो, तो एक तो यहाँ पर हो गया। दूसरा मेरठ में है, जगह के नाम से इसलिए ज़रूरी है, और वैसे कभी नाम नहीं आता कि इस एडिक्ट का नाम क्या है, पिलर एडिक्ट के बारे में, बस जगह पूछ ली जाती है। तो पहला हो गया आपका टोपरा से, जो हरियाणा के टोपरा से दिल्ली में लाया गया, दूसरा हो गया मेरठ हो गया, और तीसरा आपका है इलाहाबाद में, जो उसके मेज़र देखने को मिलते हैं, और चौथा, पांचवा और छठा, ये तीनों के तीनों हैं आपके बिहार में। अब इसका रीज़न भी है क्यों बिहार में है, ये सबसे मेन रीज़न, जो 4, 5 और 6 हैं, इनका रीज़न ये है क्योंकि बिहार में ये देखने को मिलता है कि ये जो बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा विस्तार, बौद्ध धर्म बिहार में ही ज़्यादा फला फूला था, इसलिए इसको इन्होंने जो भी रॉक एडिक्ट या पिलर एडिक्ट बनाए थे, ज़्यादातर बिहार में करें। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मेजर कोई भी आप देखेंगे, मेजर रॉक एडिक्ट, वो आपको बिहार में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ तक जो इन्होंने काम करे थे, वहाँ पर आपको माइनर बहुत सारे देखने को मिलेंगे, पर मेजर नहीं देखने को मिला। तो क्योंकि खुद एक बिहार, जो हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य को, बिहार तक खुद एक था, और वो खुद यहाँ पर एक को रिलेट करने के लिए बैठे हुए थे अशोक, इसलिए इन्होंने वहाँ पर ज़्यादा उसका निर्माण नहीं करा। हाँ, पिलर की तरीके से जो आप देखेंगे तो 4 और 5 और 6 ये बिहार में ही देखने को मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर हम एटलीस्ट इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हो गया सम्राट अशोक के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें माइनर पिलर में, माइनर पिलर में सबसे ज़रूरी फेमस है, जिसका नाम है सांची। सांची, सांची ये है हमारा मध्य प्रदेश में, सांची मध्य प्रदेश हो गया। एक तो सांची का है, दूसरा है सारनाथ का। एक हो गया, थोड़ा सा आवाज़ ब्रेक हो रही थी इसलिए इसको दोबारा देख रहे हैं। क्या क्या बताया मैंने माइनर के बारे में, एक तो हो गया सांची, दूसरा हो गया सारनाथ। और सारनाथ का जो स्तंभ है, पिलर स्तंभ है, जो हम देखते हैं, अभी इसको लेके कंट्रोवर्सी भी हुई थी, उसके जो 4 शेर हैं, उसमें जो शेर बने हुए हैं, उसके बारे में, क्योंकि उनका जो मुंह था पहले बंद था, अब वो देखा होगा आपने, उसको लेके पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी कि जो स्तंभ है उसमें शेर का मुंह बहुत फटा हुआ था, मतलब दहाड़ रहा था शेर, क्योंकि 4 शेर हैं जो सारनाथ वाले हैं, जो हमारा नेशनल एम्बलम भी है, तो वही है जो सम्राट अशोक का एम्बलम है, उसी को सारनाथ वाले को उठा के रखा गया। और ये क्वेश्चन एसएससी का आ रखा है कि जो हमारे नेशनल एम्बलम के यूज़ में हम करते हैं, वो कौन सा एम्बलम है पिलर के रूप में, वो है सारनाथ का। तो दो ज़्यादातर हम बात करते हैं, ये माइनर है, माइनर पिलर के रूप में।
माइनर। और मेजर की बात कर चुका हूँ, टोटल 6 हैं, वो ज़्यादातर हमारे एग्जाम में नहीं आते। एक है सांची, दूसरा है सारनाथ। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सांची हो गया माइनर के हिसाब से। और बस सम्राट अशोक के बारे में बस इतने ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बनते। बाकी मैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन देख लेता हूँ जो हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी हम बात कर चुके हैं कि अभिलेखों का जनक कहा जाता है इनको, मतलब जिन्होंने स्क्रिप्ट जो लिखी थी, स्क्रिप्ट, उसके फादर कहा जाता है किसको, इनको। हालांकि डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने सबसे पहले इस चीज़ का शिला जो लिखते हैं या पत्थरों पे लिखने का काम उन्होंने करा था, और यहीं से इंस्पायर हो गए थे ये। बाकी जो मैंने बताया था कि 261 बीसी ज़्यादातर एसएससी मांगता है। कई लोग मुझसे बोले थे 260 बीसी कलिंग वॉर को माना जाता है। ये बहुत कम बुक्स में देखने को मिलता है, हालांकि ये लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा हुआ, इसको लेके ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। पर 261 बीसी एकदम आप राइट माने, क्योंकि एसएससी के जितने मैंने प्रीवियस ईयर्स लगाए 99% आपको ये देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर बुक्स में 261 ही कलिंग वॉर के बारे में डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अच्छा, कलिंग वॉर हो गया। और हाँ, दूसरी बात, कौन से शिलालेख में कलिंग वॉर के बारे में, 13वें शिलालेख में। और किस किस के बीच में लड़ाई हुई थी, कलिंग के जो राजा थे उनका नाम था नंदराज, इनके बीच में लड़ाई होती है, और सामने थे सम्राट अशोक। हालांकि सम्राट अशोक की सेना को बहुत ज़्यादा डैमेज का सामना करना पड़ता है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे हमारे शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी, 2 बार उन्होंने अपना राज्याभिषेक करा था। और बीपीएससी के एग्जाम में आया था कि बताइए ऐसे कौन से मौर्य काल के शासक थे जिन्होंने अपना 2 बार साम्राज्य का एक तरीके से राज्याभिषेक करा, कोरोनेशन करा था। वो व्यक्ति थे सम्राट अशोक, 2 बार करा था इन्होंने। पहला क्यों, क्योंकि इनके फादर इनको बहुत ज़्यादा मानते थे कि ये रियल में है, और इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया था। फादर बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे। पर दूसरी बार जब इन्होंने सक्सेसर की लड़ाई करी, वर्चस्व की लड़ाई करी अपने भाइयों के साथ लड़ाई में, उसके बाद जब ये जीतते हैं तब इन्होंने दोबारा से करा था। तो ये भी थोड़ा सा ज़रूरी पॉइंट है कि 2 बार जो करने वाले मौर्य शासक में अगर देखेंगे तो इकलौते यही है। कई लोग चंद्रगुप्त मौर्य को भी लेके चलते हैं, पर वो कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जब कर्नाटक जाते हैं तो वहाँ से वापस आते ही नहीं है। तो कई लोग बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 बार करा था, वो बिल्कुल गलत है, इसको ध्यान में रखना है। अशोक कह सकते हैं, सम्राट अशोक, जिन्होंने 2 बार अपने आप को राज्याभिषेक करा था। और अगर आपसे पूछेंगे कब से कब तक, एक तो 273 बीसी के अराउंड इन्होंने करा था, 273 बीसी के अराउंड। और एक जो मैंने बताया आपको 269 कह सकते हैं, या 268। और 269 बीसी क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया 4 साल इनको वर्चस्व की लड़ाई करनी पड़ी थी, 2 बार। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कितनी बार करा, 2 बार। कौन कौन से टाइम पे, एक तो 273 बीसी में करा, और दूसरा करा था 269 बीसी में। कारण ये, क्योंकि जब इन्होंने अपने सारे 99 भाइयों का हत्या कर दी थी, तो जाहिर सी बात है मौर्य काल के जो साम्राज्य बनेंगे, शासक के रूप में, एम्परर के रूप में इन्होंने ही कार्यभार को संभालना था। तो 4 साल इन्होंने वर्चस्व की लड़ाई करी थी, उस चीज़ के लिए इनको 2 बार राज्याभिषेक करना पड़ा। तो ये 2 हो गए पॉइंट हमारे क्लियर। 13वें शिलालेख में इन्होंने कलिंग वॉर के बारे में व्याख्या करी है। कलिंग वॉर आपका जो बोलेंगे, कलिंग कहाँ का है, उड़ीसा की, आज के टाइम पे उड़ीसा में है। और 261 बीसी में ये लड़ाई होती है, नंदराज के खिलाफ होती है। और ये शासक कई बार पूछे जाते हैं कि शासक का नाम बताइए, तो ये नहीं कहिए। और मैंने बताया था बहुत, जो आपके बौद्ध धर्म इन्होंने ली थी वो उपगुप्त से शिक्षा ली थी, उपगुप्त थे, ये है या लास्ट में, इनसे इन्होंने शिक्षा ली थी। और शिक्षा भिक्षुक से लेंगे, और भिक्षुक की मैंने पूरी कहानी बताई थी, भिक्षुक कौन से होते हैं, और मैंने सारी चीज़ें बताई थी, इन्होंने बौद्ध धर्म का कैसे प्रचार प्रसार करा था। और सांची स्तूप हो गया, सांची ध्यान में रखना है, सांची आपका मध्य प्रदेश में है। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी है कि श्रीनगर, इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, इन्हीं का। और श्रीनगर आप जान सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर ये भी माना जाता है कि कश्मीर पे इनका अधिकार नहीं था जब ये मौर्य काल में थे। इनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। पर जैसे ही ये आते हैं तो इन्होंने कश्मीर वाला पार्ट है जो ऊपर का देखेंगे आज के टाइम पे, वहाँ पर भी मौर्य काल का सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि एपीसेंटर कह सकते हैं। हालांकि रहते इधर वाले पार्ट में थे, बिहार वाले पार्ट में, पर इन्होंने विस्तार करके यहाँ पर भी बहुत लंबे समय तक इन्होंने अपना साम्राज्य संभाला। तो कश्मीर वाला पार्ट भी अशोक के अंतर्गत आता था, जिन्होंने इसमें श्रीनगर की स्थापना करी थी। तो ये अगर आप राज तरंगिणी पढ़ेंगे जो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, जिसमें कश्मीर का पूरा इतिहास है, उसमें आपको सम्राट अशोक के बारे में भी कई चीज़ें एक्सप्लेन देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें रहा है इतिहास के रूप में, सम्राट अशोक का। ठीक है, और ये सब चीज़ें हमने बात कर ली है। हाँ, तीसरा बौद्ध सम्मेलन इन्होंने करा था। और देवनाम प्रिय, और जो आपका मैंने बताया था कि एक और प्रियदर्शी जो इनका नाम है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, एसएससी के एग्जाम में मस्की अभिलेख के बारे में आता है, बस आपको कर्नाटक आंख बंद करके लिखाना है। हाँ, ऑप्शन में अगर नहीं आता है कर्नाटक के द्वारा, आप कर्नाटक की जगह अगर आप बात करते हैं आंध्र प्रदेश, वो लगा सकते हैं, पर कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश कहाँ है आपका, कर्नाटका कहाँ है, तो मेरा मानना है कर्नाटका लगा के रखें, वो ठीक रहता है। ठीक है,
बस इतने ही क्वेश्चन हमारे बनते हैं, इससे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है नहीं। फिर भी मैं एक दो पॉइंट देख लेता हूँ जो हमारे ज़रूरी बचते हैं। शिलालेख हो गया था, अभिलेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, फिर बता रहा हूँ, पिलर जो एडिक्ट है आपके, कई लोग बोलते हैं 7 नंबर के। ये हालांकि मैंने पीडीएफ में दिया होगा 7 नंबर, 7 है टोटल। वैसे अगर आप देखेंगे 6 है, क्योंकि अभी मैं रिसेंट का कोई पेपर देख रहा था, एमपी पीएससी का पेपर था, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो मैं चेक कर रहा था, वहाँ पर क्वेश्चन आया था और वहाँ पर 6 राइट आंसर माना गया। फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा। इस चीज़ को थोड़ा आप भी देख लीजिएगा गूगल पर सर्च करके कि 7 है कि 6, पर ज़्यादातर मैंने 6 देखे हैं। और जब मैंने 7 लिखा है तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, तो फिर भी मैं इसको एक बार रिसर्च करके देख लूँगा। पर आप ज़रूर देख के एक बार खुद अपने हिसाब से नोट में कर लें। ये मैं आपके लिए स्टार मार्क लगा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान में रखना है इसको, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं, इसके अलावा और कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है ज़रूरी कि जो अशोक के जो शिलालेख थे उनको जो उन्होंने सर्च करा था, कब वर्ष में करा था जेम्स प्रिंसेप ने? 1837 में। ये भी ज़रूरी पॉइंट है हमारे लिए, इसको पढ़ा गया। हालांकि आप देखेंगे तो ये, अगर आप ये शिलालेख थे, ये ऐसे ढक गए मतलब बहुत बुरी तरीके से हाल कर दिया था लोगों ने, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं समझ में आई, समझे नहीं क्या है, तो इसको बहुत ज़्यादा कवर कर दिया गया था। फिर बाद में इसको पूरी तरीके से सर्च किया गया और आज के टाइम पर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से इसको म्यूजियम में रखा गया इन पत्थरों को। तो इस चीज़ से भी हमको देखने को मिलता है कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ही इसकी खोज करी थी, मतलब फिर इसको डेसिफर भी करा उन्होंने। अब देखेंगे तो देखिए मौर्य काल यहीं से पतन होने लग जाता है और ये अशोक जो आते हैं इसके बाद मौर्य काल में कोई ऐसे शासक देखने को ही नहीं मिले जिन्होंने अच्छा कार्यभार संभाला हो। फिर इसके बाद जो व्यक्ति थे लास्ट के मौर्य काल के, अगर आप बोलेंगे मौर्य साम्राज्य के, वो बृहदत्त थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत काम करा मौर्य साम्राज्य में, पर वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे और यहीं से ये पतन हो गया पूरा। तो अगर आप बेसिक बात करें मौर्य काल में, तो सबसे जरूरी हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे आपके सम्राट अशोक, जिन्होंने बहुत ज़्यादा विस्तार करा था, मतलब इनफैक्ट भारत से आगे भी चले गए थे। तो ये भी हम थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। और बाकी सारनाथ के बारे में अगर हम बात करें, मैंने बताया है, एक बार क्वेश्चन आया था आपके एसएससी में कि सारनाथ स्तंभ में कितने शेर है। हम बेसिकली देखते हैं एक तो इधर, एक बीच में और एक इधर देखते हैं। अगर आप बात करेंगे तो पूरा 3D फिगर में तो एक शेर की शक्ल पीछे भी है, तो टोटल 4 शेर है। और ये इनफैक्ट एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केबीसी अगर आपने देखा होगा कई बार, ये शायद किसी सीजन में आया था क्वेश्चन, तो वहाँ पर भी आया था टोटल कितने शेरों की संख्या 4 है। और आप जानते हैं कि उसको अशोक स्तंभ भी कहा जाता है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है ये। और बाकी हाँ, एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, अशोक स्तंभ का पिक्चर बहुत अच्छे से देखेगा, नहीं तो मैं यहाँ पे लगा था उसको, आप देखेंगे ना उसमें और भी जानवर है, ऐसा नहीं है कि आपके बस ओनली 4 शेर है। नीचे आप देखेंगे तो घोड़ा भी, हाथी भी है, बैल भी है, शेर भी है, ये सारी चीज़ों को आकृति बनी हुई है। पर मेन बेसिकली बात करें तो शेरों का मुँह है, और इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी ये रही थी, क्योंकि जो 4 शेर हैं ये, इनका मुँह पहले आप देखेंगे उस समय मुँह बंद था, पर अभी जो एक और इंट्रोड्यूस किया गया इनके द्वारा, और शायद मेरे हिसाब से पार्लियामेंट में लगाना था इन्होंने, न्यू पार्लियामेंट में, तो वहाँ पर एम्ब्लेम में दिखा गया कि मुंह को फाड़ा गया है, मतलब दहाड़ रहा है शेर, और इसको लेके पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा विवाद रहा था ये, तो ये भी हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा पॉइंट क्लियर। बाकी प्रीवियस ईयर में आप सम्राट अशोक के बारे में जो एसएससी की क्वेश्चन है उनको लगाना है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे बृहदत्त जो थे उनको पुष्यमित्र शुंग मार देते हैं, फिर शुंग वंश की स्थापना हो जाती है, फिर और डायनेस्टी आती है, पर ज़रूरी जो हमको मौर्य काल में देखना था वो यही था। तो बस आज के लेक्चर के लिए इसको यहाँ पर समाप्त